हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iSpeaks फोरम। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है जो एक बेसिकली अभी जस्ट अपडेट आया है मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड को लेके, उसके बारे में वीडियो बनाऊं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों में इस बात को लेके चर्चा है और काफ़ी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स भी वीडियो बना रहे हैं इस पर, और काफ़ी टेंस माहौल है। यानी इस पर्टिकुलर फंड को जिस इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया हुआ है वो ये सोच रहे हैं या उनको कन्फ्यूज़न है कि इस पर्टिकुलर फंड को अब होल्ड करे या नहीं, या इसको इसमें नया इन्वेस्टमेंट करे या नहीं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक नया इन्वेस्टर हो, आपको मालूम नहीं है इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, तो पहले चेंजेस क्या हो रहे हैं मैं वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं और मेरा स्टैंस क्या है। तो एज़ पर द रिसेंट नोटिफिकेशन, क्योंकि जो रिसेंट अभी मेरा एसेट इंडिया ने जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको नोटिफाई करा है, जो उनकी फ्लैगशिप इक्विटी फंड है मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, मल्टी कैप कैटेगरी में टॉप 5 फंड में मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड आता है अभी। तो मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड का बेसिकली रीक्लासिफिकेशन हो रहा है, या हम बोल सकते हैं उसका नाम चेंज हो रहा है, और वो नाम चेंज होके अब हो जाएगा मेरा एसेट इंडिया लार्ज कैप फंड। साथ ही में इस पर्टिकुलर फंड की जो कैटेगरी है वो अभी तक मल्टी कैप कैटेगरी थी, और वो मल्टी कैप कैटेगरी से चेंज होके लार्ज कैप कैटेगरी में तब्दील हो जाएगी। 1 मई 2019 से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो फिर से डिटेल्स में बता देता हूँ। बेसिकली अभी क्या हुआ था कि मिस्टर नीलेश सुराना जो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो हम पर्सनल फिनेंस जो ब्लॉग्स बनाते हैं उन फिनेंस ब्लॉगर्स का उनके साथ कॉल हुआ था, तो उसमें डिस्कशन हुआ था। उस डिस्कशन पे बेसिस पे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, और वो उस पर बेसिकली वैसे मैं आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, ब्लॉग भी लिख रहा हूँ। अगर आप भी मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन बेसिक जस्ट ब्रीफ में क्या डिटेल्स है, और आपको इस पर्टिकुलर फंड को रखना चाहिए, होल्डिंग को रखना चाहिए नहीं, या इसमें निवेश करना चाहिए नहीं, वो आपको मैं जस्ट ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले चेंजेस क्या हुए दोबारा बता देता हूँ कि पहले इस फंड की जो कैटेगरी थी वो थी मल्टी कैप कैटेगरी, यानी मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड आपका एक मल्टी कैप फंड था। अब मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड्स बेसिकली दीस आर द इक्विटी फंड्स, एंड मल्टी कैप फंड कैन इन्वेस्ट अक्रॉस ऑल द मार्केट कैप, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। एज पर द मार्केट ट्यूनिंग फंड मैनेजर अपने मुताबिक एज पर द सोल डिस्क्रेशन जहां उसको लगता है कि सही है, वो वहां लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना भी परसेंटेज एलोकेशन रख सकता है। और इस चेंजेस के साथ में जब ये चेंजेस हो जाएंगे, यानी फंड का नाम चेंज हो जाएगा, फंड का कैटेगरी चेंज हो जाएगा, तो ये फंड लार्ज कैप में तब्दील हो जाएगा। अब लार्ज कैप के साथ में क्या है कि अगर फंड लार्ज कैप में चेंज होता है तो उसको कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही निवेश करना होगा, और 20% होल्डिंग वो मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकता है। तो पहले ये था कि किसी भी मार्केट दिस फंड कैन इन्वेस्ट अक्रॉस ऑल द मार्केट कैप, अक्रॉस ऑल द सेक्टर, किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन वो अगर लार्ज कैप कैटेगरी में जैसे ये पर्टिकुलर फंड मूव हो रहा है, तो अब 80% पैसा टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज में ही निवेश करना होगा। तो पहले मैं बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कि बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज होती क्या है। तो स्टॉक मार्केट में जो टॉप 100 कंपनीज है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो टॉप 100 कंपनीज आपकी लार्ज कैप कंपनीज में आती है, यानी उनको लार्ज कैप फंड्स में गिना जाता है। अब मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड को लार्ज कैप फंड जैसे कैटेगरी में चेंज हो रहा है, तो उसके बाद उन्हीं टॉप 100 कंपनीज में से 80% पैसा वहाँ उन स्टॉक्स में रखना होगा, और 20% पैसा वो मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकते हैं। अब जो ये लार्ज कैप कंपनीज है, बेसिकली दीज आर द बिग नेम्स, एंड इनका लार्ज कैप कंपनीज या लार्ज कैप जो कंपनीज है, बेसिकली ये दीज आर द बिग नेम्स, वेल्थ मल्टीप्लायर, या आप इनको बोल सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ होता है वो स्टेगनेंट होता है, स्टेबल होता है, और व्हाट वी कैन से कि मैनेजमेंट अच्छा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अच्छी होगी, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। दीस आर, आप अगर इन्फोसिस की बात करें, HUL की बात करें, मारुति की बात करें, टाटा की बात करें, और ये सारे जितने भी बड़े नाम हैं वो उन लार्ज कंपनीज में आते हैं। तो मतलब बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो अब आपका फंड मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड इन्हीं कंपनीज में निवेश करेगा, इन्हीं टॉप 100 कंपनीज में से निवेश करेगा 80%, और 20% पैसा वो मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकता है। तो ये चेंजेस हो रहा है। अब इस चेंजेस के साथ में एक दूसरा चेंज हो रहा है फंड का बेंचमार्क। अभी तक फंड BSE 200 TRI को बेंचमार्क, इसका जो बेंचमार्क था जिसको ये कंपेयर करता था, वो BSE 200 TRI को
कंपेयर करता था, लेकिन अब जो उसका फंड का अल्फा होगा वो जो कंपेयर होगा वो निफ्टी 100 TRI से होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसको कि निफ्टी 100 TRI आपका टॉप 100 कंपनीज है निफ्टी की, और BSE 200 BSE की टॉप 200 कंपनीज है। तो पहले BSE 200 TRI को टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये इसका बेंचमार्क था, लेकिन अब निफ्टी 100 TRI इसका बेंचमार्क रहेगा। और ये सारे चेंजेस 1 मई 2019 से हो रहे हैं। अब तीसरा एक और चेंज है बताता हूँ दोस्तों कि इस चेंज नहीं है, लेकिन एक मैं आपको एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फंड का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो लगभग है अभी 11,893 करोड़। 16 अप्रैल 2019 तक की डिटेल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2 साल पहले इस पर्टिकुलर फंड का जो AUM था वो था 3,000 करोड़ के करीब का। इन 2 सालों में इस पर्टिकुलर फंड का क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। मिस्टर नीलेश सुराना इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं और बखूबी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो 11,893 करोड़ के करीब का फंड का AUM है। तो हमारा मानना यह है कि अगर ये पर्टिकुलर फंड लार्ज कैप कैटेगरी में तब्दील होता है, जैसे कि 1 मई 2019 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो लार्ज कैप कैटेगरी में दिस फंड विल बी द टॉप 5, विल बी इन द लीग ऑफ द टॉप 5 फंड ऑफ लार्ज कैप कैटेगरी एज पर द एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब रीजंस की बात कर लेते हैं। जो रीजंस क्या है कि मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, मेरा एसेट इंडिया लार्ज कैप में इसका नेम चेंज क्यों हो रहा है, या इसकी कैटेगरी मल्टी कैप से लार्ज कैप चेंज क्यों हो रही है। तो देखो रीज़न क्या है कि अभी तक की अगर मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर फंड की जो हिस्ट्री है वो है 11 साल की, मतलब 11 साल पुराना फंड है। और अभी तक इसका जो एक्सपोजर है सिंस इंसेप्शन से अभी तक इसका एक्सपोजर हमेशा से 75% से ज़्यादा लार्ज कैप में ही रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर फंड का एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनी का 75% से हमेशा कभी कम रहा ही नहीं है। और लास्ट 3 साल की बात करूं तो 3 साल से इस पर्टिकुलर फंड का जो एक्सपोजर है लार्ज कैप सेगमेंट में वो 80% से ज़्यादा रहा है। तो ये एक रीज़न था, मैं जस्ट एक फैक्ट है। अब इस बात को लेके क्योंकि इसका हमेशा से एलोकेशन लार्ज कैप में ही रहा है, तो जैसे कि अभी रिसेंटली सेबी का रीकैटेगराइज्ड हुआ था, फंड्स को लेके रीकैटेगराइजेशन हुआ था, काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नेम चेंज हुआ था और उनकी कैटेगरी चेंज हुई थी एज पर देयर एलोकेशन, एज पर देयर पोर्टफोलियो कंपोजिशन। तो उसके बाद इसमें काफ़ी सारे जो आउटसाइडर्स थे, आउटसाइड एजेंसीज थी, या व्हाट वी कैन से काफ़ी सारी जो ट्रेड एजेंसीज थी, इस पर्टिकुलर फंड के कंपोजिशन को लेके कंफ्यूजन में थी। काफ़ी सारी आउटसाइडर वेबसाइट और एजेंसीज बेसिकली इस पर्टिकुलर फंड को, कुछ एजेंसीज तो इसको क्लासीफाई करती थी मल्टी कैप में, कुछ एजेंसी इसको क्लासीफाई करती थी लार्ज कैप में, क्योंकि इसका कंपोजिशन लार्ज कैप में ज़्यादा था। दैट वाज द रीज़न। और तो ये एक रीज़न था। और दूसरा एक रीज़न था कि देखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर फंड का जो जैसे मैंने बताया कि AUM था 3,000 करोड़ का 2 साल पहले, और इस पर्टिकुलर फंड का अब AUM हो चुका है 11,893 करोड़। तो फंड मैनेजमेंट का ये डिसीजन रहा है कि इस बात को लेके कि अगर ये पर्टिकुलर फंड अभी तक लार्ज कैप एग्नोस्टिक रहा है, मतलब लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रहा है हमेशा से स्टार्टिंग से, परफॉर्मेंस भी लार्ज कैप के बेसिस पर दे रहा है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि उनकी स्किल क्या है। टॉप 100 कंपनीज में से भी कुछ स्टॉक्स को चुनना, सही समय पे चुनना भी बहुत बड़ी बात है। और अभी तक 75% से ज़्यादा रहा है एलोकेशन, और फंड के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं। और साथ ही में ये भी है कि फंड का AUM भी बढ़ गया है, जो कि एक रीज़न है, काफ़ी सारे रीजन में से ये भी एक रीज़न है। तो इस वजह से फंड मैनेजमेंट का ये डिसीजन रहा है कि अगर ये ऑलरेडी लार्ज कैप एग्नोस्टिक ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर फंड को उसी कैटेगरी में डिफाइन कर दे जिस कंपोजिशन को ये अभी होल्ड करता है। और इससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है इसको लेके, वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, अगर लार्ज कैप में हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो कंपोजिशन है वो अभी भी और स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमेशा से लार्ज कैप में रहा है ज़्यादा, तो ये लार्ज कैप फंड हो जाएगा। और साथ ही में ये फंड अब 20% तक मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकता है, क्योंकि लार्ज कैप फंड का जो मैंडेट है वो 80% पैसा उनको अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही निवेश करना होता है, 20% वो मिड कैप और स्मॉल कैप में कर सकते हैं एज पर द मार्केट ट्यूनिंग, मार्केट के हिसाब से। तो 25% से ज़्यादा कभी इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश नहीं करा, लेकिन हाँ वो अब चेंज होकर 20% हो जाएगा। तो इससे कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला आपके फंड के परफॉर्मेंस पे। तो यही एक रीज़न था ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इसका ऑलरेडी AUM इतना बड़ा हो चुका है जो मल्टी कैप से 3 गुना 4 गुना हो चुका है। अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में बात करें ना, तो मल्टी कैप कैटेगरी में बहुत ही कम ऐसे फंड है जिनका 10,000 करोड़ से ज़्यादा AUM है। तो
मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है, फंड का एसेट साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए जो फंड मैनेजमेंट टीम है या मिराई एसेट इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने इस पर्टिकुलर फंड को, जो उनका एक फ्लैगशिप फंड है ये, इस पर्टिकुलर फंड की कैटेगरी को रिक्लासीफाइड किया है और पर्टिकुलर फंड का रिक्लासिफिकेशन के साथ में नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ये दैट वाज द रीज़न, बेसिकली मेन जो रीज़न था जो चेंज हुआ है, जो कि हमारा भी जब रिसेंटली जो कॉन कॉल हुआ था मिस्टर नीलेश सुराना में, तो ये मेन पॉइंट्स थे, कुछ डिस्कशन पॉइंट थे। बाकी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो आर्टिकल का ब्लॉग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब नीचे जाके आप ब्लॉग सब्सक्राइब कर सकते हो, तो वो आर्टिकल ताकि आपको आए डिटेल्स में। और अब देखो मेरा क्या मानना है, जो अगर आप भी एक इन्वेस्टर हो, आपने इस पर्टिकुलर फंड में आपने SIP की हुई है या आपका इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी क्या राय है। देखो दोस्तों, अभी तक अगर पुराने पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो सिंस इंसेप्शन से, स्टार्टिंग से लेके 11 साल के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, तो फंड का जो अल्फा है, यानी अल्फा अगर हम बोले कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस में रिटर्न दिए, तो फंड का जो मार्जिन रिटर्न है, अल्फा जो है वो 5% प्लस रहा है हमेशा से, स्टार्टिंग से। और फंड स्टार्टिंग से लेके अभी तक, यानी 11 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि फंड ने 75% से नीचे लार्ज कैप से कम एलोकेशन रखा हो। तो फंड बेसिकली स्टेबल है, फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। फंड का अगर होल्डिंग लार्ज कैप ऑलरेडी है और कैटेगरी भी लार्ज कैप में चेंज हो जाएगी अब, तो फंड में किसी भी तरीके का पोर्टफोलियोज में कोई चेंज नहीं हो रहा, फंड जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी वजह से ये कोई रीज़न है आपका, अगर आप सोच रहे हो कि इस फंड से निकलने की इस चेंजेस के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कोई एक पर्टिकुलर रीज़न है निकलने का, क्योंकि फंड का पोर्टफोलियो पहले से ही ऐसा रहा है, पहले से ही लार्ज कैप एग्नोस्टिक रहा है, मिड कैप में 20-25% वो पहले से ही रखता रहा है, और फंड का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है। इवन लास्ट 3 साल की बात करें तो 3 साल में मल्टी कैप कैटेगरी में अगर मुझे टॉप 3 फंड्स का नाम देना है या किसी एडवाइजर से पूछोगे तो मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड उनमें से एक है। बस फंड का नाम चेंज हो रहा है, इस वजह से मार्केट में काफ़ी आवाज़ें हो रही है, पर मेरा मानना है कि आप इन आवाज़ों को अवॉइड करें। और फंड का मिस्टर नीलेश सुराना की मैं बात करूँ, जो उस पर्टिकुलर फंड को स्टार्टिंग से मैनेज कर रहे हैं, अगर फंड मैनेजर्स में टॉप 5 फंड मैनेजर्स में अगर आप काउंट करते हो तो मिस्टर नीलेश सुराना उनमें से एक है। काफ़ी बखूबी तरीके से उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इवन 11 साल में आपने 2008 देखा है, और 2008 देखा है, 2009 देखा है, 2011 देखा है, काफ़ी बड़ा समय है, और काफ़ी बड़े समय से इस पर्टिकुलर फंड ने अच्छे बखूबी तरीके से अपने को मैनेज करा है। इवन रिस्क भी, जो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी वजह से इस पर्टिकुलर फंड के साथ में आपको निकलना चाहिए। अगर आपने इस फंड में होल्डिंग है आपकी, तो कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, देखिए फंड कैसा परफॉर्म करता है आगे। फंड के पोर्टफोलियो में तो किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर फंड मैनेजमेंट टीम चेंज होती है, देन इट कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, देन इट कैन गिव यू देन इट कैन कॉज यू कि हाँ आपको फंड में से निकलना चाहिए। लेकिन इस वजह से कोई ये रीज़न नहीं है कि अगर फंड का नाम चेंज हो रहा है, फंड का कैटेगरी चेंज हो रहा है, क्योंकि फंड का कंपोजिशन पहले से ही ऐसा रहा है, पहले से ही स्टार्टिंग से ही लार्ज कैप एग्नोस्टिक रहा है फंड। तो आज मेरा वीडियो बनाने का जस्ट ये एक अपडेट देना था, बाकी मैं डिटेल्ड इसका रिव्यू दूंगा अपने वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर। अगर वो ब्लॉग मेरा सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके ईमेल आईडी थ्रू जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वो मेरे काफ़ी 10,000 के करीब सब्सक्राइबर्स है, आप भी उन सब्सक्राइबर्स के साथ जुड़ सकते हो, और मेरे ब्लॉग्स जो मैं लिखता हूँ वो आर्टिकल्स आपके साथ मेल्स पे रूट होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्योंकि इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी, रिव्यूज़ म्यूचुअल फंड्स पे, और कुछ अपडेट्स म्यूचुअल फंड से जुड़े जो ज़रूरी बातें हैं वो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। तो आई बिलीव वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।